Hello everyone, this is CBSE Science classes for class 9th and it is our part number 7 of chapter number 5 Cell, the fundamental unit of life and इस पार्ट से पहले हमने सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और सबसे पहले हमने हमारा जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके बारे में पढ़ा था। ये दो तरह के होते हैं RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ये कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पुट्टिकाएं होती हैं, इनके अंदर कुछ मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की सहायता से और राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल है वह है गोल्गी एपरेटस। आप इसको गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो ये जो गोल्गी एपरेटस है सबसे पहले किसके द्वारा फाइंड किया गया था सेल के अंदर, कैमिलो गोल्गी के द्वारा। तो इसीलिए इसका नाम जो है गोल्गी एपरेटस पड़ा है या गोल्गी बॉडी पड़ा है। ठीक है, कैमिलो गोल्गी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इसी कारण इसको गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और ये हमारे जो गोल्गी एपरेटस होता है इसमें क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, फ्लैटेंड सेक्स होती हैं, चपटी थैलेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टम्स। और हमारे गोल्गी एपरेटस में जो वेसिकल्स होती हैं, फ्लैटेंड सेक्स होती हैं, चपटी पुटिकाएं होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं, बंधी होती हैं, जमी होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न है। सभी फ्लैटेंड वेसिकल्स या सेक्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो ये जो गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन्स होती हैं, सिस्टर्न्स होती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं, उनके साथ कनेक्टेड होती हैं क्योंकि इनका कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडीज आपके प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये भी क्या बनाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम ये यहाँ पर बनाती है। तो पहले हम गोल्गी एपरेटस की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये हमारे इसमें लंबी चपटी सेक्स नुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो बीच में खाली होती है और इनमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ये खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो चपटी सेक लाइक वेसिकल्स हैं ये क्या कहलाती हैं, आपके सिस्टर्न कहलाती हैं। ठीक है, इसके दो फेस होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ वाला फेस सिस फेस कहलाता है और न्यूक्लियस से आउटर साइड में या सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन वगैरह को ये क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं इनको ये पहले रिसीव करता है और फिर इनको कुछ एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर में थोड़ा बदल के, उनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल के ये वापस यहाँ से छोड़ देता है। ठीक है, और ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल आउटगोइंग सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में इधर से बाहर निकलती हैं और अपना कार्य करती हैं। ओके, तो आपने गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो जो मटेरियल ER की सरफेस पर या ER के अंदर सिंथेसाइज होता है, जिसका निर्माण ER करता है, उसको कई तरीके से पैकेजिंग की जाती है और उसको डिस्पेस्ड किया जाता है, मतलब दूसरी जगह पर भेजा जाता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। और ये सब किसके द्वारा किया जाता है, गोल्गी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। तो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है उसमें क्या है, स्टोरेज। ये जो कुछ कच्ची मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखता है, साथ ही उनका मॉडिफिकेशन करता है, उनको पैकेज करता है, मतलब दूसरे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करता है और वेसिकल्स के रूप में ये दूसरे स्थान पर या सेल में दूसरी जगह पर उनको भेजता है। इन सम केसेज कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर
इन द गोल्गी एपरेटस। और ये जो गोल्गी एपरेटस है इसी में हमारी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनती है कुछ केसेज में, जैसे कि हमारे लीवर की जो सेल होती है उनके गोल्गी एपरेटस ऐसा कार्य करते हैं। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। और गोल्गी एपरेटस आपके लाइजोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। और लाइजोसोम क्या होता है इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। लाइजोसोम को क्या बोलेंगे हम? सुसाइडल बैग। तो लाइजोसोम हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कैमिलो गोल्गी के बारे में थोड़ा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि कैमिलो गोल्गी ने किस तरह से गोल्गी एपरेटस की खोज की और उनको क्या सम्मान मिला। कैमिलो गोल्गी वाज बोर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रेसिकिया इन 1843। तो कैमिलो गोल्गी का जन्म कहाँ हुआ था? कॉर्टिनो में हुआ था, जो ब्रेसिया के पास है। 1843 में इनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। और इन्होंने जो अपनी स्टडी थी मेडिसिन की वे कहाँ पे की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में की थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पाविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैथ्यू। तो ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने पाविया में ही अपना कार्य करना जारी रखा और एक हॉस्पिटल में लग गए थे, सेंट मैथ्यू में। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। तो उस समय उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, खोजबीन थी, ठीक है, वह किस चीज़ से रिलेटेड थी? नर्वस सिस्टम से। हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ब्रेन और उससे निकलने वाली सेल होती हैं, न्यूरॉन्स, नर्व्स, उनके बारे में इन्होंने स्टडी करना शुरू किया था। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनिकली सिक एट एबी टिग्रेसो। तो इन्होंने 1872 में चीफ मेडिकल ऑफिसर की इनको पोस्ट मिली, एक जो बहुत लंबी बीमारियों के लिए जो हॉस्पिटल था एक एबी टिग्रेसो में, उसमें इन्होंने क्या किया? चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of this hospital। तो उन्होंने क्या किया? उस हॉस्पिटल में एक छोटा सा किचन था, उसी में अपनी नर्वस सिस्टम पर आधारित इन्वेस्टिगेशंस को जारी रखा। विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। तो उन्होंने उस किचन को क्या किया था? एक लेबोरेटरी में बदल दिया था। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was revolutionary method of studying individual nerve and cell structure। तो कैमिलो गोल्गी ने जो सबसे महान कार्य किया था वो क्या था कि उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी मेथड प्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये कि इन्होंने नर्व सेल जो होती है हमारी ब्रेन की, उनको स्टेन करना और उनको माइक्रोस्कोप में देख पाना इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने एक अच्छा मेथड इन्होंने ईजाद किया और उससे आप जो नर्व सेल होती हैं उसको आसानी से देख सकते थे। दिस मेथड इज रिफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन। और उनका जो ये मेथड था उनको क्या नाम दिया गया था? ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ सेल। तो ये जो मेथड था इन्होंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया था। और ये इसका पर्टिकुलरली वैल्यूएबल चीज़ क्या थी, मतलब ये इतना खास क्यों था? क्योंकि हमारी जो नर्व सेल होती है, जिसका डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, नर्व सेल में क्या होते हैं? बहुत सारे बिल्कुल बारीक बारीक रेशे नुमा स्ट्रक्चर प्रोसेसेस बाहर निकले होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रोसेसेस को जो डेलिकेट रेमिफिकेशन होती है, रेमिफिकेशन मतलब होती है ब्रांचेस, जो नर्व सेल से ब्रांचेस निकली होती हैं लंबी लंबी, उन्हीं को इन्होंने क्या किया था, मतलब उनके जो कार्य होते हैं और उनको देख पाना, उनको स्टेन कर पाना, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? एक बहुत अच्छा मेथड दिया था स्टेनिंग करने का, जिसको हम ब्लैक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। All through his life he continued to work on these lines। तो उनके जीवन पर्यंत उन्होंने इसी लाइन पर, मतलब जो उनके नर्वस सिस्टम था, इसी क्षेत्र में कार्य करना जारी रखा। मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक। और इसी के साथ उन्होंने इस टेक्निक को और अधिक मॉडिफाई करने का कार्य किया, उसको इम्प्रूव करने का कार्य किया। गोल्गी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। तो गोल्गी ने क्या किया? इस कार्य के लिए बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त किया और कई सारे अवार्ड भी प्राप्त किए। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906 विद सेंटियागो रोमेनी कैजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कैमिलो गोल्गी ने 1906 में
नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया था। और आप जानते हैं कि साइंस के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार माना जाता है वह नोबेल प्राइज़ ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने 1906 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। तो इनका जो क्षेत्र था वो बेसिकली नर्वस सिस्टम का ही था, लेकिन इन्होंने गोल्गी एपरेटस की भी उसी के साथ खोज कर ली थी। तो इन्हीं के नाम के आधार पर हमारे गोल्गी बॉडी का नाम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज पड़ा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हमारे सेल ऑर्गेनेल पर आ जाते हैं और ये है हमारा लाइसोसोम। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऐसी थैलियाँ होती हैं, सेक्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब पाचक एंजाइम होते हैं ये, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये पचाने का यानी कि उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का कार्य करते हैं। सेल के अंदर कई सारे डेब्रीज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको भी ये नष्ट करते हैं और कोशिका से बाहर निकालते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, और ये एंजाइम्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? RER के द्वारा बनाए जाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स और हार्मोन जो होते हैं ये भी प्रोटीन होते हैं, और हमारे RER प्रोटीन बनाने का मुख्य कार्य करते हैं। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्या है? हमारे सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका डिस्पोजल यानी कि उनको सेल से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने के बाद। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं ये सेल को क्लीन रखने का कार्य करते हैं, और ये जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ जाते हैं जो कि आपके अवांछनीय होते हैं या अनयूजफुल होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। साथ ही यदि सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल टूट फूट जाता है, ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको भी ये क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome which break complex substance into simpler substances। तो साथ ही जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है, और कोई ओल्ड ऑर्गेनेल्स, कोई पुराना ऑर्गेनेल हो सकता है जो कि डेड हो जाता है, एंड अप हो जाता है लाइसोसोम में, उसको क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लाइसोसोम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये ब्रेक डाउन कर सकता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो कभी कभी क्या होता है? सेल के साथ दुर्घटना हो जाती है और सेल खुद ही क्या होती है? नष्ट होती है, तो उसमें जो लाइसोसोम होते हैं वह टूट फूट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब लाइसोसोम टूट जाएगा एक्सीडेंटली सेल के अंदर, तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं ये स्वयं की सेल को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। तो एक्सीडेंटली यदि सेल डैमेज होती है और लाइसोसोम यहाँ पर फट जाता है, क्योंकि इसकी बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ये फट भी सकता है। तो जैसे ही ये फटेगा तो ये एंजाइम सेल के जो इनके पार्ट्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब ये खुद की सेल को भी किल कर सकता है, मार सकता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। इसीलिए जो लाइसोसोम होते हैं इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, इनको सेल की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को किल करने का कार्य भी करते हैं, स्वयं की कोशिका को ही ये मार सकते हैं। ठीक है, देन we come to our next cell organelle and that is mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन्स का आवरण प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वह पोरस होती है, मतलब छिद्र युक्त होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह फोल्डेड होती है, मतलब वह अपने आप में क्या होती है? उसमें फोल्डिंग्स बन जाती है। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्डिंग के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और ये एटीपी जनरेशन का कार्य यहाँ पर होता है।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस कहा है, तो पावर हाउस क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और हमारे जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या जो भी जैविक परिघटनाएं होती हैं, उनको एनर्जी के रूप में एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, मतलब ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होगा? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो ये एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती हैं? सारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर सरफेस होती है, उसी पर होती है। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, या लाइफ के लिए ज़रूरी जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी के लिए पावर की या एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये सभी एनर्जी आपको एटीपी के रूप में मिलती है। और ये एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और एटीपी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, आप इसको जरूर नोट करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और साथ ही एटीपी को क्या कहा जाता है? सेल की एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? हर मॉलिक्यूल को या हर केमिकल एक्टिविटीज़ को ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वह एटीपी में स्टोर एनर्जी को नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है? अपने खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं, मतलब अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन को ये खुद ही बना सकता है। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है? अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन्स को बना सकता है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी मेम्ब्रेन जो आपको बाहर से दिखाई देती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। इसकी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जो भी अंदर में फ्लूइड वगैरह, प्रोटीन, डीएनए वगैरह जो भी है, सब क्या कहलाते हैं? इसके मैट्रिक्स में आते हैं। और जैसे हमने देखा कि इसका खुद का एक डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी कारण हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, मतलब ये स्वायत्तशाही, खुद का कार्य खुद करने वाला या खुद की सत्ता खुद ही चलाने वाला ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। साथ ही ये जो इसकी फोल्डिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर इसके राइबोसोम होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होते हैं और एटीपी सिंथेज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स क्या करते हैं? एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना सकते हैं अपनी नोटबुक में और इसको लर्न कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर यह भी लर्न रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनते हैं और एटीपी क्या होते हैं? आपके एनर्जी करेंसी होते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को या बॉडी को जो भी मैकेनिकल वर्क करना होता है, कार्य करना होता है, उसके लिए ऊर्जा प्रोवाइड करता है। हम जो भी भोजन वगैरह खाते हैं वह सब कहाँ आते हैं? आपके फूड पार्टिकल या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं। ऑक्सीजन की हेल्प से उनका पहले क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और फिर यहाँ पर उसका एटीपी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो भी ऊर्जा फूड से रिलीज होती है वह एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाते हैं और विभिन्न तरह की कोशिकाओं में अलग अलग जगह इनको अलग अलग रूप में यूज किया जाता है। देन वी कम टू आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। और प्लास्टिड्स ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कलर वाले प्लास्टिक जिनमें कलर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। और ऐसे
प्लास्टिड जिनमें कलर नहीं होता है, दे आर वाइट और कलरलेस होते हैं, उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में लीव्स में जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है और इसी के कारण वे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, ठीक है। क्लोरोफिल भी कई तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो ये जो सब पिगमेंट्स होते हैं इनको पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार का रंग होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर। और जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें कुछ मटेरियल स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन प्लांट सेल के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में देखा, मैं इसको स्ट्रक्चर के रूप में और आपको दिखा देता हूँ कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं और विशेष रूप से क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने प्लास्टिक कॉमनली इसको एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक, ठीक है। तो ये कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। यदि इसमें कलर होता है ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इटियोप्लास्ट कब कहते हैं, जब क्रिस्टलाइन प्रोलेमिलर बॉडीज प्रिकॉर्सर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बनने से पहले जो स्ट्रक्चर प्लास्टिक का बनता है उसको आप क्या कहते हैं, इटियोप्लास्ट कहते हैं। साथ ही क्रोमोप्लास्ट किसको कह देंगे, पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज। यहाँ पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट बनते हैं और उनका स्टोरिंग होता है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं हरा कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है और साथ ही लिपिड सिंथेसिस में भी काम आता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। और इसमें क्या बनते हैं, कुछ फैटी एसिड बनते हैं और अमीनो एसिड बनते हैं। फैटी एसिड आपके जो फैट्स होती है यानी कि जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, चर्बी होती है, फैटी एसिड से ही बनती है। फैटी एसिड फैट की यूनिट होती है और अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट होती है। अमीनो एसिड से क्या बनेंगे, आपके प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन पहले अमीनो एसिड कहाँ बनेंगे, तो वे ल्यूकोप्लास्ट में बनेंगे, फिर वे कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की सहायता से वहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन पहले प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड जो यूनिट्स होती हैं वे ल्यूकोप्लास्ट में बनेंगी। देन एमाइलोप्लास्ट होता है आपका स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर। इसमें आपके स्टार्च और शुगर में स्टोर करने में ये काम आते हैं, इनको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। देन इलियोप्लास्ट होते हैं आपके, इलियोप्लास्ट में लिपिड और ऑयल का स्टोरेज होता है। और प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्या होता है, साइट ऑफ एंजाइम या प्रोटीन एक्टिविटी। इनमें एंजाइम और प्रोटीन जो होते हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन होता है और वे एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में यहाँ पर बदलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर और सभी चीज़ें तो आपके वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए थी। जो मेन चीज़ है प्लास्टिक का, जो मेन आपके महत्वपूर्ण चीज़ है 9th क्लास के लिए, वह आपका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट को ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से लर्न करना है कि क्लोरोप्लास्ट आपका सेल ऑर्गेनेल होता है और ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्रेनम होते हैं, स्टेक ऑफ थाइलेकोइड्स, ठीक है। एक जो सिक्के जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। और जब ये एक स्टेक के रूप में, मतलब एक गड्डी के रूप में जम जाते हैं, जैसे सिक्कों के आप जमा लेते हैं एक के ऊपर एक, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेक ऑफ कॉइन्स। उसी तरह से जब ये थाइलेकोइड्स स्टेक के रूप में जम जाते हैं तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और जो ये बहुत सारे ग्रेनम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में क्या होते हैं, स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा आप किसको कहेंगे, यहाँ पर जो फ्लूइड मटेरियल भरा होगा इसका भी अपना खुद का एक छोटा सा डीएनए होता है, ठीक है। तो वह सब आपके स्ट्रोमा में आ जाते हैं। और ये जो दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को, डायग्राम को भी आप अपनी नोटबुक में बना लें और इसको याद रखें
और सीनियर क्लासों में आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले पाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखें कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर थाइलेकोइड होते हैं जो कि ग्रेनम के रूप में या स्टेक के रूप में जमे होते हैं, और इनका मेन कार्य क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि ये जो थाइलेकोइड है ये ग्रीन कलर के इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और यहाँ पर आपके शुगर का सिंथेसाइज होता है प्लांट सेल के अंदर। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से म्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हमारे प्लास्टिड होते हैं और वे अलग अलग फंक्शन करते हैं। द इंटरनल organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। तो हमने यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा क्लोरोप्लास्ट का कि इसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है जिसमें आपके दो मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर होता है, और जो अंदर मटेरियल भरा होता है फ्लूइड मटेरियल उसको आप स्ट्रोमा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और बाहर से देखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी क्या होता है, इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, और ये अपने लिए कुछ विशेष प्रोटीन्स का निर्माण स्वयं ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इनको नोट्स के रूप में ज़रूर नोट कर लें। देन वैक्यूल्स, हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल है वह है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल क्या होते हैं, हमारे स्टोरेज सैक होते हैं। मतलब जैसे कि हमने खेत में फसल उगाई तो फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा धान होता है अनाज होता है उसको हम बोरियों में भरकर रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ की तरह के लिए। तो इसी तरह से वैक्यूल्स भी क्या करते हैं, जो भी मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं बनते हैं उनको ये सॉलिड रूप में या लिक्विड रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन प्लांट सेल में यह काफ़ी बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और कुछ प्लांट सेल में वैक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वे 50 to 90% सेल में जगह घेर लेते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं प्लांट वैक्यूल, हमें यहाँ डायग्राम में दिखाया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो वैक्यूल है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है यह बहुत बड़ा होता है। साथ ही ये आपकी एनिमल सेल है और एनिमल सेल में ये छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इधर। ठीक है, तो ये बहुत छोटे वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है। In plant cells, vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity to the cell। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं ये सेल शेप से भरे हुए होते हैं, मतलब इनके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और ये जो प्लांट सेल होती है उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसका आकार बनाए रखने में हेल्प करते हैं, उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। Many substances of importance in the लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि सेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं या उनमें स्टोर करके रखे जाते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो इनमें आपके कौन कौन से मटेरियल होंगे, एमिनो एसिड होगा, शुगर होगा, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो गए, कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो वैक्यूल के अंदर इन सभी चीज़ों को जो सेल के अंदर बनाई जा रही हैं इनको इकट्ठा करके रखा जाता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो हमारे कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा होता है। तो इनके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर फूड आइटम रहते हैं और अमीबा इसको कंज्यूम, जो फूड आइटम अमीबा कंज्यूम करता है वह किस में बदल जाता है, फूड वैक्यूल में बदल जाता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारे पैरामीशियम वगैरह होते हैं, तो उनमें वैक्यूल्स का कुछ विशेष कार्य होता है। वहाँ पर जो बॉडी के अंदर अधिक पानी आ जाता है क्योंकि जो
हमारे वाटर के अंदर रहने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी के अंदर वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा काफ़ी मात्रा में एंटर कर जाता है। तो इसी कारण से वे क्या करते हैं, सेल वैक्यूल आपके ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं और बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि ज़्यादा मात्रा में यदि वाटर एंटर कर जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा तो वहाँ पर सेल बर्स्ट हो सकती है, फूट सकती है वाटर प्रेशर के कारण। तो इसी कारण सेल वैक्यूल क्या करते हैं, वहाँ पर जो अधिक मात्रा में पानी अंदर आ जाता है उसको वे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। देयर आर 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन और इनको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बना रहा हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, तो उनको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे यदि आप अपने खुद से इनको करने की कोशिश करें। Each cell thus acquires its structure and ability to function। तो इस तरह से हमारी जो सेल होती है वे क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर गेट करती है, एक्वायर करती है और वह कार्य करने के योग्य बन जाती है। बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं और ऑर्गेनेल्स होती हैं, ये कुछ विशेष प्रकार में या विशेष तरीकों से कार्य करते हैं। द सेल दस है जब बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल होती है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसकी एक मूलभूत संरचनात्मक संगठन होता है और ये क्या करती है, बॉडी का निर्माण करती है। बहुत सारी सेल मिलकर ही बॉडी का निर्माण करती हैं और इन्हीं के अंदर क्या होता है, हर सेल के अंदर वे सारी क्रियाएं होती हैं जो एक बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये सेल के अंदर और भी कई क्रियाएं होती हैं, जैसे कि वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, फूड मटेरियल, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। जो फूड मटेरियल सेल के अंदर आते हैं वे माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, उनका रेस्पिरेशन होता है, उनसे एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइड होती है और एनर्जी को एटीपी के रूप में वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, साथ ही इसमें लाइजोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल अगर सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है तो वह उसको भी साफ कर दिया जाता है। और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, और साथ ही हमारे डीएनए, ईआर, राइबोसोम और गोल्गी बॉडीज ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण भी करते हैं। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से जो आपकी सेल होती है ये क्या होती है, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। सेल हमारी जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, मूलभूत क्रियात्मक इकाई। तो इसके बाद हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है सेल डिवाइड होगी तभी बॉडी का निर्माण होगा। एक सेल से 2 सेल बनती है तभी बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल के सभी ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद हम सेल का एक 3D इमेजिनेशन एनिमेशन वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम वह वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। और सेल की जो स्ट्रक्चर होता है उसका ओवरव्यू यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सभी सेल में 3 तरह की चीज़ें कॉमन होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की सेल हो, उनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। पहली होती है सेल मेम्ब्रेन जो उसको बाहरी वातावरण से अलग करती है, साथ ही उसमें अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, और तीसरा होता है डीएनए जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए मटेरियल होता है। हमारे 2 तरह की सेल्स होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। पहली सेल हमारी यूकेरियोटिक सेल होती है। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वह एडवांस होता है, जैसे कि आपके दूसरे बड़े एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये सभी यूकेरियोटिक सेल होती हैं। लेकिन दूसरी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल तो होता है, डीएनए होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपके लिए बैक्टीरिया।
तो हमारे जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं ये वास्तव में क्या है, तो ऑर्गेनिल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल को हम क्या कहते हैं, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के अंदर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है, आपके यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, इनके द्वारा ही वंशानुगति होती है। डीएनए क्रोमेटिन के रूप में, सेल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमोसोम में क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं, क्रोमोसोम के रूप में आ जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पर आपके राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है ये दो तरह के होते हैं, एसीआर और आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम आपके जुड़े हुए होते हैं और स्मूथ वाली पर राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये आपके बाहर हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। मतलब जब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन चिपके होते हैं, राइबोसोम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम चिपका नहीं होता है। जो राइबोसोम आरईआर पर चिपके होते हैं, है ना, इसकी सरफेस पर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इन प्रोटीन को एक वेसिकल में पैक करके बाहर निकाल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज होते हैं। इनके शेष फेस की तरफ ये वेसिकल्स जाते हैं, प्रोटीन्स जाते हैं और इसके अंदर इनका मॉडिफिकेशन होता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। साथ ही इनके साथ कुछ विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एक लिपिड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है प्रोटीन के साथ और कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फंक्शनल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसके बाद आता है आपके वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में 90 to 80% क्या होता है, स्पेस घेर लेता है वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में काफ़ी छोटे होते हैं। फिर हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में, जो कि गोल्गी बॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं और ये सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है 3D में, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का इनका कार्य होता है। मतलब कोशिका के अंदर ये जो फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं उनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर स्वयं का डीएनए भी होता है। और आप ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसके अंदर अब साइटोस्केलेटन भी होता है। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोफिलामेंट्स हम कहते हैं और ये प्रोटीन क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है उसी तरह से साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखता है। अब हम कुछ विशेष ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लांट सेल में आपके क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड में हमने विशेष रूप से क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, आपके ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें थाइलेकोइड्स और ग्रेना होते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की मदद से ये प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्लांट सेल के ऊपर क्या पाई जाती है, एक सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। इसके अलावा सेल में कुछ दूसरे यूनिक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जैसे कि आपकी लंग्स की और जो हमारी विंड पाइप होती है इसके अंदर की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल से इनमें पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, ये सीलिया क्या करते हैं, ये म्यूकस की एक लेयर होती है। इनमें जो भी धूल मिट्टी के कण पार्टिकल्स होते हैं ये जम जाते हैं। और साथ में दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला बैक्टीरिया की सेल में पाया जाता है
जो इनकी पूंछ के रूप में कार्य करता है और इनको गति प्रदान करता है, मतलब ये इनका एक लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। उसके अलावा मनुष्य की कोशिकाओं में स्पर्म सेल में फ्लैजिला पाया जाता है। ये शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं जो गति कर सकती है। इसको यदि समरी में हम देखना चाहेंगे तो समरी में कैसे लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के हमने पढ़ा है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट एंड एनिमल सेल विद अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल, है ना। इनमें प्लांट और एनिमल सेल आती है जिनमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। सभी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा पाया जाता है। ओके, हमने देखा किस तरह से हमारी सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसके अंदर कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वे किस तरह से कार्य करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह से सेल ऑर्गेनेल्स कार्य करते हैं। तो इसके बाद हम सेल डिवीज़न आगे पढ़ने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कोशिका विभाजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स in order to grow, replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। तो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है या नई सेल बनानी पड़ती है। उसको किस लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी बढ़ती रहती है। तो शरीर कब बढ़ेगा, जब उसमें सेल्स की संख्या बढ़ेगी। आप जानते हैं जब शिशु जन्म लेता है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी शरीर में वृद्धि होती है और उसमें सेल्स की संख्या बढ़ने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स, बॉडी के अंदर सेल्स की एक निश्चित लाइफ होती है। सेल बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है। कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि आपकी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं आपके नर्वस सिस्टम में, वे सेल कभी डिवाइड नहीं होती हैं। इसके अलावा बोन सेल होती हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है या जो डिवाइड नहीं होती हैं ज़्यादा। तो इन ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी बॉडी की सेल्स को क्या होना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है। और हमारी स्किन की जो सेल है वे बहुत जल्दी डेड हो जाती हैं, तो उनकी जगह नई सेल्स का आना जरूरी होता है, इसलिए भी सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। इसके अलावा डेड सेल्स और इंजर्ड सेल, किसी सेल में चोट लग जाती है, स्किन की सेल्स के साथ ज़्यादा होता है। हमारी जो एपिथेलियम होती है स्किन की, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती हैं और डेड हो सकती हैं, तो उन डेड और इंजर्ड सेल को भी रिप्लेस करना होता है। साथ ही रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी को क्या बनाने होते हैं, गैमेट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यहाँ पर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर कर लें। ठीक है, एक तो वे सेल जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जो हमारी ग्रोथ कराने में हेल्प करती हैं या हमारे पूरी बॉडी में होती हैं, और दूसरी सेल वे होती हैं जो रिप्रोडक्शन करवाती हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनना ज़रूरी है, गैमेट्स का बनना ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मेल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और फीमेल के अंदर ओवा बनता है या ओवम बनता है, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कहते हैं। तो इन गैमेट्स का बनना भी क्या होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा ही होता है। लेकिन ये थोड़ी स्पेशल अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, इसलिए इनमें सेल डिवीज़न भी अलग प्रकार का होता है। जो सेल हमारी जनरल सेल्स होती हैं बॉडी की, उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, और जो हमारी गैमेट्स बनाने वाली सेल्स होती हैं या जो गैमेट्स होते हैं, इनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये सेक्स सेल्स मेल में और फीमेल में अलग अलग तरह की होती है। मेल में सेक्स सेल को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल में ओवा या ओवम कहते हैं यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो जब बॉडी के अंदर नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। या जिस विधि के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं वह क्या है, सेल डिवीज़न है। मतलब पुरानी कोशिकाएं ही डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का रूप ले लेती हैं, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर आपके दो तरह की मेन सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारी बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें माइटोसिस होता है, और जो सेक्सुअल सेल्स होती हैं, गैमेट्स होते हैं, उनमें मियोसिस होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच
मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर सेल्स होती हैं वे सोमेटिक सेल्स होती हैं, और इनमें जो सेल डिवीज़न होता है, जिस सेल डिवीज़न के द्वारा ये डिवाइड होती हैं, उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस मदर सेल कहते हैं। ये मदर सेल क्या होती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आपके माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के क्या दिए गए हैं, सेल डिवीज़न दिए गए हैं। तो आपको इनको थोड़ा लर्न करना है, ठीक है। तो हम इसको एक डायग्राम में थोड़ा अलग समझने की कोशिश करते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में वास्तव में अंतर क्या होता है। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis। तो जो प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न जहाँ पर होता है, मतलब सेल डिवीज़न के लिए जो विधि है उस विधि को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। जहाँ पर क्या होती है, बॉडी की सेल्स डिवाइड होती हैं, ठीक है। मतलब नई सेल्स जो आती हैं वे पुरानी सेल्स के डिवाइड होने से ही आती हैं, ठीक है। तो उस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। और ये हमारे मोस्ट ऑफ दी सेल्स, बॉडी की जो ज़्यादातर सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा दो तरह की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल या आपकी सेक्सुअल सेल्स या गैमेट्स। तो इन गैमेट्स के अलावा जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, गैमेट्स तो आपके सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही बनते हैं, लेकिन बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो उसके अंदर जो जितनी भी दूसरी सेल्स हैं उन सब में जो सेल डिवीज़न होगा वह किस प्रकार का होगा, माइटोसिस प्रकार का होगा। इन दिस प्रोसेस इच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इस प्रोसेस में एक मदर सेल होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माइटोसिस का डायग्राम है, एक मदर सेल होती है, ठीक है, मात्र कोशिका होती है। वह सेल क्या होती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दो तरह के सेल डिवीज़न बताए गए हैं आपके चैप्टर में, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये जैसे आपको यहाँ सिंपली दिखाई दे रहे हैं, इतना सिंपली प्रोसेस नहीं होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है माइटोसिस और मियोसिस का। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं माइटोसिस और मियोसिस की वे क्या हैं। तो यहाँ पर हम सेल डिवीज़न की बेसिक स्टेप्स को सीख सकते हैं आसानी से। डायग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ दिखाया है कि आप जो सेल डिवीज़न होता है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है, तो वो सबसे सिंपल प्रोसेस हमारा बाइनरी फिशन होता है, मतलब एक सेल का दो सेल में टूटना, ठीक है। इसको हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों कह सकते हैं। तो सेल डिवाइड होने में उसमें कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। तो वे बेसिक प्रोसेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब आपने पढ़ा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। तो वे सभी डीएनए क्या होते हैं, पहले डुप्लीकेट होते हैं, मतलब जितनी उनकी संख्या होती है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वे क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी कि 23 से 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, मतलब डबल उनकी संख्या हो जाती है। इनको हम बोलते हैं एन कंडीशन और इसको बोलते हैं 2n कंडीशन, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण। तो यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आधे आधे डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है आपका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ पहले, फिर उसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होता है धीरे धीरे, उसको आप क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और ये दोनों अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारी बेसिक स्टेप है किसी भी सेल डिवीज़न के लिए। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगा और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, ठीक है। फिर इसी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी की सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस होता है और इनमें क्रोमोसोम की संख्या वैसी की वैसी बनी रहती है।
लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। इसको अभी आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। और माइटोसिस में क्या होता है, आपकी जो डॉटर सेल बनेगी, मतलब जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी सेल डिवीजन के बाद, जो नई कोशिकाएं बनती हैं मदर सेल से, उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी ये मदर सेल है और ये दो क्या है, आपकी डॉटर सेल है। ठीक है, मदर सेल से ही क्या निर्माण हो रहा है, दो डॉटर सेल बन रही हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। तो इससे माइटोसिस से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, सेल की संख्या बढ़ती है और कोई टिश्यू में रिपेयरिंग, यदि सेल्स डेड होती हैं, वो ओल्ड हो जाती हैं, उनमें कुछ डैमेज होता है, तो उसकी रिपेयरिंग टिश्यूज़ के अंदर, स्किन के अंदर आपके होती है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपका जो माइटोसिस है, आपका जो माइटोसिस है वह कुछ विशेष स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीज़न। माइटोसिस आपको पहले ध्यान रखना होगा कौन सी सेल में होता है, तो ये आपकी सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स यानी कि गैमेट्स के अलावा जितनी भी सेल्स है बॉडी के अंदर, वे सब क्या होती हैं, आपकी सोमेटिक सेल होती हैं और उनमें माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे सबसे पहला इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज, और अंत में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस आपने पहले अभी पढ़ा है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है और दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और डॉटर सेल्स का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो स्टेप है उसमें क्या होता है, इंटरफेज होता है। मतलब आपकी जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि डीएनए है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, ये सब क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, और डबल होने के बाद प्रोफेज में ये अरेंज्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के रूप में। फिर ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दो सिरों की तरफ बीच में आने लगते हैं। ठीक है, ये पहले सेल के अंदर आते हैं लेट प्रोफेज में, और फिर मेटाफेज में ये सेल के मिडिल में एकदम एक सीरीज में जम जाते हैं, और साथ में इनमें जो क्रोमेटोकोर होते हैं उनके स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ जाते हैं, जो दो पोल्स होते हैं सेल के, उनके दोनों सिरों की तरफ। फिर उसके बाद एनाफेज में आपके क्रोमोसोम आधे आधे होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले जो डुप्लीकेट हुए थे, मतलब जिनका द्विगुणन हुआ था, जैसे 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर थे। ठीक है, 23 पेयर्स थे, तो 23 पेयर्स से यहाँ पर कितने हो गए थे, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर बन गए थे। अब वे सेंटर में आए, और सेंटर में आने के बाद उनका क्या होगा, एनाफेज में वे अलग अलग होने लगेंगे, और टेलोफेज में वे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीज़न होता है और सेल में थोड़ी साइज में उसकी वृद्धि होती है। लेकिन टेलोफेज के बाद आपके साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होता है, और इसमें आपके साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, और आपकी सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो जो माइटोसिस का प्रोसेस है वह काफ़ी सिंपल है, और इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जितने क्रोमोसोम की संख्या आपके मदर सेल में होती है, उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या आपकी दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी होती है। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे, तो इनके अंदर भी, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि माइटोसिस आपकी सोमेटिक सेल्स में होती है, और सोमेटिक सेल, जर्म सेल, सेक्सुअल सेल्स के अलावा या गैमेट सेल के अलावा सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने माइटोसिस को यहाँ पर समझ लिया, माइटोसिस कैसे होता है। देन वी कम टू मियोसिस। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो आपकी कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, जो क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। और गैमेट्स आपको पता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलकर क्या बनते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और उसी का निर्माण आपके आगे
न्यू इंडिविजुअल के रूप में या ऑफ स्प्रिंग के रूप में होता है। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग। तो ये गमीट्स ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट का बनना आपके फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये सब आपने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, तो आप उसको थोड़ा सा याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि किस तरह से गमीट्स बनते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वहाँ पर ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, जो भी डॉटर या सन वहाँ पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संतान। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। तो ये जो हमारे गमीट्स बनते हैं, तो गमीट्स के बनने की क्रिया दो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होती है। ठीक है, और उस विशेष प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस के अंदर दो डिवीज़न होते हैं, मतलब माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। और यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन चीज़ है वह क्या है कि मियोसिस के अंदर 2 सेल की जगह 4 सेल्स बनती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका कोई भी मदर सेल है जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। वह मदर सेल्स क्या होती हैं, पहले 2 सेल में डिवाइड होती हैं, जैसे कि आपके माइटोसिस में होता है। तो इस प्रोसेस को तो हम क्या कहेंगे, माइटोसिस। फिर इसके बाद आपकी हर दोनों सेल में से प्रत्येक सेल 2-2 सेल में वापस डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मियोसिस। तो ये आपके मियोसिस में दोनों प्रोसेस चलते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। तो ये किस तरह से चलते हैं इनको आगे मैं और अच्छे से डायग्राम में आपको बता दूंगा, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती है। और इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वे क्या होती है, यहाँ पर आधी रह जाती है। जैसे कि यहाँ पर 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम सभी के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी को आगे हम पढ़ने वाले हैं। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cell instead of just 2। जब मियोसिस के द्वारा कोई सेल डिवाइड होती है, हमारी जर्म सेल्स, तो वे 2 की जगह 4 नई सेल्स बनाती हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। तो जो नई सेल होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी मदर सेल से आधी हो जाती है। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। तो आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल में आधी क्यों हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मियोसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस का पूरा आपके डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि मियोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया, इसमें दोनों प्रोसेस चलते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें आपके माइटोसिस दिखाया गया है। ये आपकी कोई जर्म सेल है, जर्म मदर सेल आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोफेज होगा, वही आपके जितने भी डीएनए या क्रोमोसोम्स हैं उनका द्विगुणन होगा, डुप्लीकेट होंगे वे, और उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। मेटाफेज होगा, फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज होगा। ठीक है, एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा, और टीलोफेज में उनके जो क्रोमोसोम हैं वो आधे आधे 2 में डिवाइड हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मियोसिस शुरू होता है। ठीक है, और मियोसिस में वापस वही क्रियाएं होंगी। जैसे ये 2 सेल आपकी बनी है शुरू में, ठीक है, इन दोनों सेल्स में अब क्या शुरू होगा, मियोसिस शुरू होगा। ठीक है, माइटोसिस का मतलब होता है सूत्रीय विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। मतलब यहाँ पर तो क्या होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए हम इसको हिंदी में अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माइटोसिस के द्वारा यहाँ पर आपके 2 डॉटर सेल्स बनी है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल इस सेल के बराबर है, मदर सेल के बराबर, यानी कि यहाँ भी 23 पेयर्स एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। अब इनमें वापस प्रोफेज 2 शुरू होगा, फिर मेटाफेज 2 शुरू होगा, एनाफेज 2 शुरू होगा, और फिर अंत में टीलोफेज होगा। ठीक है, तो इसके प्रोफेज में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट में
आपके क्रोमोसोम्स का द्विगुणन हो जाता है, मतलब उनकी संख्या दुगुनी हो जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, प्रोफेज 2 में उनकी संख्या दोगुनी नहीं होगी, वह उतनी ही रहेगी। और मेटाफेज 2 में वे कहाँ जाएंगे, सेल के सेंटर में आ जाएंगे, और उसके बाद एनाफेज 2 में वे अलग अलग होना शुरू कर देंगे। और इस तरह से टेलोफेज में वहाँ पर क्रोमोसोम बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ पर ये दोनों सेल वापस क्या हो जाएंगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी। तो इस तरह से एक सेल से आपके यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, कितनी सेल बनेंगी, 4 डॉटर सेल, लेकिन इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल आधी आधी हो जाएगी। इनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन इन 4 सेल्स के अंदर जो इन 2 सेल के आगे डिवाइड होने से बन रही है, इनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से मियोसिस होता है, और मियोसिस में एक मदर सेल से 4 नई सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, मेल के अंदर आपके स्पर्म का बनना और फीमेल के अंदर ओवा का या ओवम का बनना, ये मियोसिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, और आपको इसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि मियोसिस में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वे क्या होती हैं, हाफ रह जाती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। तो आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी क्यों रह जाती है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिसको मैं आपको इधर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का डायग्राम देखा है, जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि आपके जो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, आपके मेल गैमेट्स होते हैं, और ये एग है जो क्या होती है, फीमेल गैमेट होते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होने वाले जर्म सेल होते हैं। ठीक है, इनको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। इनके अंदर क्या है, क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी होती है। ठीक है, यदि इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या डबल होती, मतलब जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितनी होती है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल होते हैं। लेकिन इनके अंदर कितने होते हैं, गैमेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये स्पर्म एग के साथ मिलेगा तो क्या होगा कि 23 + 23 क्या हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसी कारण से, मतलब यदि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती तो यहाँ पर टोटल जो क्रोमोसोम थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेल आपस में मिलकर एक नई सेल बनाती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर ये विशेष प्रकार की सेल बनती है, स्पर्म और एग सेल, और इनमें क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन के समय ये दोनों सेल मिलें तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए, वही हो जाए जो किसी ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। मतलब क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन करने के लिए या रखने के लिए यहाँ पर स्पर्म्स में मियोसिस होता है, या उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं मुझे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।